हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8। सब्जेक्ट सोशल साइंस है बेटा, आपका 8th क्लास का है और इंग्लिश मीडियम में 19 तारीख का, यानी कि मंडे की आपकी ये वर्कशीट है। एक इंग्लिश की आई और एक एसएसटी की, ठीक है। जिसमें बेटा आज हम करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे बेटा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो हम अपनी लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं, वर्कशीट नंबर 7। तो चलिए बेटा इसके बारे में जानते हैं आज कि किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन स्टार्टेड कमिंग इन द नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, तो बेटा ये जो आइडिया है अपना खुद का संविधान बनाने का, राष्ट्रवादी जो लोग थे उस टाइम पर बेटा, उनके दिमाग में आज़ादी की जो संघर्ष चल रहा था उसी समय पर आ गया था। ठीक है, वट शुड बी फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा एक तरीके से आज़ाद भारत होगा वो किस तरीके का होगा, स्वतंत्र भारत। इन इंडिपेंडेंस इंडिया एवरी सिटीजन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सभी को क्या हो, जो स्वतंत्र भारत हो सभी को एक समान अवसर मिल सके। एंड ऑल विल हैव इक्वल राइट टू शेयर इन दी गवर्नमेंट। ठीक है, और सभी को सरकार में समानता से हिस्सा लेने का मतलब कि अधिकार हो। बट फॉर आवर कंट्री विद सो मैनी डाइवर्सिटीज दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। अब इसका क्या मतलब है बेटा? तो ये बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री बहुत लार्ज है बेटा, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, इन सब के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई एक आदमी तो ये संविधान बना नहीं सकता था। ठीक है, जैसे बेटा देखो एक घर बनाने के लिए क्या होता है, सिर्फ एक मिस्त्री नहीं बना सकता, प्लम्बर उसमें फिटिंग करेंगे, लेंटर डालने वाले लेंटर डालेंगे आकर, फिर बिजली की फिटिंग होगी, मतलब अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके के लोग उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो ये तो बेटा पूरे देश का संविधान बनाना था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 300 लोगों की कमेटी बनी। ठीक है, मतलब कि एक सभा बनाई गई जिसने क्या किया, मेंबर्स की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसका नाम दिया गया इसको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बेटा इसका गठन किया गया था, जिसमें क्या होता था, ये सभी 3 सालों तक इन्होंने खूब सभाएं की, खूब इन पर विचार किया कि किस तरीके से हमारा संविधान बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा इन्होंने क्या किया, लगातार सभाएं की 3 साल तक कि किस तरीके से हमारा संविधान बनाया जाए उस पर। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 year, और बेटा ये 3 साल तक चलती रही कंटिन्यू। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज फॉर्म, जब तक क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन है जो नहीं बन पाया। ठीक है, तब तक ये करते रहे और फिर इन्होंने क्या किया, लास्ट में बना ही दिया। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बेटा हम ये अपनी लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं कि जो चेयरमैन थे बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने इस संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, दीज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर दैम। और बेटा लेकिन एक और बात थी, इन मेंबर्स के सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक बहुत बड़ी चुनौती थी। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजियस एंड हैड ए डिस्टिंक्ट कल्चर्स। ठीक है, तो बेटा इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो हमारी कंट्री है वो अलग अलग तरीके की कम्युनिटी से, समुदायों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें क्या थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग धर्मों का पालन करने वाले लोग रहते थे और अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले लोग रहते थे। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था बेटा, इंडिया वाज गोइंग थ्रू ए कंसिडरेबल टर्मोइल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब बेटा, टर्मोइल मतलब उथल पुथल से। ठीक है, एक तरीके की देखो, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो कहीं हर जगह पर शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किए जा रहे थे हर जगह पर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इशू प्ले ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेटा ये सब इशू चलते हुए भी इन जो सभा के जो भी मेंबर्स थे उन सभी ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ठीक है, उसके प्रारूप को तैयार किया। दे रोज टू ओकेजन। ठीक है, और ये अपने मतलब कि इस अवसर में पूर्ण निष्ठा के साथ लगे रहे। एंड गेव दिस कंट्री ए विजनरी डॉक्यूमेंट, और उन्होंने एक मतलब कि भविष्य दिखाने वाला एक विजनरी, ठीक है,
क्या किया, एक दस्तावेज तैयार किया, डेट रिफ्लेक्ट ए रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। तो जो क्या करता था बेटा, सभी के हितों का ध्यान रखा गया था जिसके अंदर, और जो क्या करता, हमारी राष्ट्रीय एकता को भी ध्यान में रखकर बनाया गया था। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके का संविधान हमारा तैयार किया इन 300 लोगों की कमेटी ने। अब बेटा इसके मेन फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्या है, फेडरलिज्म। ठीक है, अब ये फेडरलिज्म क्या है बेटा, इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एट ए डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री। तो मतलब अलग अलग लेवल पर बेटा अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट है जो क्या करेगी, गवर्नमेंट मतलब कि पूरे देश को चलाएगी। ठीक है, इन आवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल। तो जो गवर्नमेंट है बेटा वो 3 लेवल पर काम करती है हमारे यहाँ पर। कौन कौन सी, फर्स्ट लेवल पर एट द सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड एट द स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और थर्ड लेवल पर एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल पंचायत राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो 3 स्तर पर कार्य होता है। देखो, राज्य सरकार होती है बेटा, केंद्र सरकार होती है, और तुम देखते होंगे अपनी स्थानीय सरकार भी जो होती है। ठीक है, जैसे पंचायती राज हो गए, अपने गांव के तुम सरपंच देखते होंगे, ये सब। तो इस तरीके से 3 स्तर पर चलती है। कोई भी गाँव के अंदर कोई भी मसला होता है तो उसको पंचायत सुलझाती है, फिर राज्य में राज्य का कोई मसला होता है तो राज्य सुलझाती है, फिर पूरे देश से रिलेटेड कोई भी होगा तो बेटा वो पूरी केंद्र सरकार संभालेगी, जिसका जो आदेश होगा वो पूरे देश पर लागू होगा, राज्य का उस पर्टिकुलर राज्य में होगा, और उस पंचायत का बेटा उस गांव की पंचायत का उस गांव पर लागू होगा। ठीक है, इस तरीके से चलती है हमारे देश में। ठीक है, और इसी को बोला जाता है फेडरलिज्म। ठीक है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अलग से बताया गया और इस पर जोर भी दिया गया है। द रीज़न फॉर दिस इज डैट, और इसका कारण क्यों है कि फेडरलिज्म को क्यों अपनाया गया बेटा हमारे संविधान में। द रीज़न फॉर दिस इज डैट इन ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, मतलब इंडिया जैसी लार्ज कंट्री में बेटा ऑल द स्टेट्स कैन हैव ऑटोनोमस राइट टू टेक डिसीजन ऑन सर्टेन इशूज़। ठीक है, तो सभी राज्य की सरकारों को अपने तरीके से कुछ मसलों में और कुछ मुद्दों में फैसले लेने का उनको हक दे दिया गया। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा बेटा कि किसी राज्य में कोरोना केसेस कम थे तो उन्होंने अपनी आवाजाही ओपन कर दी सभी के लिए। ठीक है, कुछ जो फैसिलिटीज़ थी उनको ओपन कर दिया, लेकिन कहीं पर बहुत ज़्यादा केसेस थे तो वो क्या कर रहे थे, अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेके उनको बंद कर रहे थे। ठीक है, लॉकडाउन कर रहे थे पर्टिकुलर राज्य में। तो इस तरीके से उनको मतलब ये फैसला लेने का अधिकार था। देयर आर सम लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दी क्लैरिटी ऑफ दीज इशू। और वो कौन कौन से इशू हैं बेटा जिन पर वो क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना मतलब कि फैसला ले सकते हैं। वो कुछ हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, एक लिस्ट बनाई गई है। अब एक एक्टिविटीज़ है बेटा यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ योर नियर बाय बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, एमपी, एमएलए एंड कॉरपोरेटर ऑफ योर एरिया। ठीक है, तो आपके जो भी ये एरिया में मतलब बैंक कौन सा है, स्कूल कौन सा है, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, ये किसके अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, किसके अंडर, कौन से लेवल की गवर्नमेंट इनको क्या कर रही है, चला रही है। तो वो आपको एक लिस्ट बनानी है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट बनाओगे जिसमें क्या लिखोगे, यहाँ पर तो ये नेम लिख दोगे इन सब के। ठीक है, और इस साइड पर लिखोगे अंडर दिस गवर्नमेंट, मतलब कि अंडर स्टेट गवर्नमेंट, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर मतलब कि पंचायती राज, या इस तरीके से आप लिख दोगे। और ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से करना, क्योंकि बेटा हर एरिया का अलग अलग होगा, तो आप सब बच्चे अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हो, तो आप अपने तरीके से अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके अपने आसपास के इनको लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। अब बेटा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेटा कौन कौन सी मतलब कि चुनौतियाँ थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त गवर्नमेंट के सामने। तो बेटा क्या चुनौती थी, एक तो ये थी, दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर दैम। ठीक है, तो इन सब मेंबर्स के सामने मतलब कि बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या थी, दी कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस। ठीक है, हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स, और बेटा अलग अलग कल्चर्स से वो क्या करती थी, बिलोंग करती थी। तो ये सारी इनके सामने चुनौती थी कि इन सभी के हितों का ध्यान वो रखे। तो आप ये सारा यहाँ से लिख दोगे कंप्लीट। ठीक है, कहाँ से लेकर, ये फर्स्ट से लेकर और यहाँ तक लिखोगे आपकी डिस्टिंक्ट कल्चर तक। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी चैलेंजेस, ये तो हो गया हमारा बेटा। सेकंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म से आप क्या समझते हो, तो फेडरलिज्म से बेटा क्या समझते हो आप, फेडरलिज्म क्या होता है, इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री। तो ये होता है फेडरलिज्म। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दोगे। अब नेक्स्ट बेटा क्या है,
हाउ मैनी लेवल्स ऑफ द गवर्नेंस आर देयर इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री के अंदर कितने स्तर की सरकारें काम करती हैं। तो आप लिखोगे इन आवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये सारा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तो कौन सा फेडरल सिस्टम है जो गवर्नेंस का हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है बेटा, फेडरलिज्म वाली गवर्नमेंट है। ठीक है। मतलब कि संघीय व्यवस्था है यहाँ पर। तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे देश के लिए, वो क्यों है बेटा, क्योंकि फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आएगा इट हटा देना। ठीक है। इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री बिकॉज इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री हुज पीपल, ठीक है, हुज लिख लेना, WHOSE, हुज पीपल बिलोंग्स टू ये टू हटा देना, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजियस कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। सो टू रिस्पेक्ट ऑल दीज कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंट रिलीजन इन आवर कंट्री, फेडरल सिस्टम गिव राइट। तो फेडरल सिस्टम जो है बेटा वो क्या करता है, गिव राइट टू ऑल दी स्टेट्स टू टेक ऑटोनोमस डिसीजन इन सर्टेन इशू। तो कुछ इशूज़ में बेटा क्या करते हैं, ये राज्य अपने तरीके से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और ये ज़रूरी है वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की कल्चर, उन सभी को ध्यान में रखते हुए या वहाँ की क्या ज़रूरत है उस टाइम पर। ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।